अब यहाँ से हम फिर वापस आते हैं कि हमारी पेप्सी और स्प्राइट कब से घुस गया, इसकी तलब हमें क्यों होने लगी। आगे वो लिखती हैं कि वे सारे लोग जो हम में देशज संस्कृति तलाशते हैं, झारखंडी अस्मिता पर बुलवाते हैं और जल जंगल जमीन के मुद्दों पर हमारी राय चाहते हैं, वही लोग बिस्लरी की बोलते बोलते जब प्यास लगती है सभा में। ऐसे में जब बाजार से गुजरते एक गिलास पानी मिलना कठिन हो गया है और पेप्सी आसान नहीं चाहकर हम आसान रास्ते अपना लेते हैं दोस्त, और वे लोग जो हमारे भीतर जल जंगल जमीन बचाने का जज्बा, झारखंडी अस्मिता और देशज संस्कृति तलाशते हैं, उन्हीं की संगति ने हमारी भाषा बिगाड़ दी और प्यास बुझाने के लिए पेप्सी स्प्राइट का चस्का लगा दिया है। कैसे कथित शहरी समाज के जुड़ाव के चलते हम यानी आदिवासी बदलते जा रहे हैं, और इस बदलने का ही परिणाम है कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने जीवन दर्शन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जोशी जी की एक कविता भी मुझे याद आती है। बोतलबंद पानी को लेकर उनके भीतर जो असमंजस है, बोतलबंद पानी एक प्रतीक भी है बाजार का, कि बाजार जो सबसे निहायत सुलभ और उपलब्ध थी, लोग परल लगाते थे, प्याऊ बनवाते थे, वह पानी भी अब 20 रुपए लीटर हमारे ही देश में बिकने लगा है। उसे पानी कहें कि आब कहें कि जल कहें, कवि को असमंजस है। वो कहता है कि कोशिश बहुत की पर उसे जल कह सकने का पवित्र भाव जागा ही नहीं मन में। पानी की बोतल को जल कहने का पवित्र भाव जागा ही नहीं मन में, और पानी कहता तो गुस्ताखी होती उसकी शान में, क्योंकि इतना बढ़िया बोतल में बंद है, उसको पानी कहना है, उसका अपमान हो। मेरे अंदर से कोई पूछ रहा था लगातार, कब कब वह पानी देखूंगा जिसे पानी कहने की तसल्ली हो और जल कहने से मन भीग जाए। वह पानी अब हमारे लिए से बहुत दूर होता जा रहा है, बहुत दूभर होता जा रहा है। निर्मला पुतुल की दूसरी कविता एक है, उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। प्रकृति और पर्यावरण के साथ स्त्री का जो संबंध है, उसका बहुत ही सुंदर सहभाव संबंध यह कविता अभिव्यक्त करती है। उसका बहुत ही खूबसूरत निदर्शन इस कविता में हुआ है कि बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें, घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हों, जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कर आना मेरा लगन। मत चुनना ऐसा वर जो पुचाई और हड़िया में डूबा रहता हो अक्सर। हड़िया जो एक देसी शराब का रूप है जो आदिवासियों में बहुत तायत में पाई जाती है। काहिल निकम्मा हो, माहिर हो मेले में लड़कियां उड़ा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरी खातिर। कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी अच्छा खराब होने पर। जो बात बात में बात करे लाठी डंडे की, निकाले तीर कुल्हाड़ी धनुष, जब चाहे चला जाए बंगाल आसाम कश्मीर, ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे। और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया। क्या शर्त है आप देखिए कि जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ न लगाया, फसलें नहीं उगाई जिन हाथों ने नहीं दिया कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया, और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता और ह से
हाथ उसके हाथ में मत देना कभी मेरा हाथ। रख दो, बाद में ले आना। आप हैं कि जब आप ऑफिस में बैठे रहेंगे तो कोई ना कोई काम आ ही जाएगा, कितना भी मना करो। लेकिन ठीक है, इसी के बीच से रास्ता निकालेंगे। और निर्मला पुतुल की एक दो कविता का उदाहरण देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक उनकी कविता है बाहा मुनि, जो नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, संग्रह में संकलित है। आदिवासी पहले किस तरह से छोटे छोटे उत्पाद बनाते थे, उन उत्पादों का विक्रय करते थे। धीरे धीरे उन उत्पादों का एक बाजार बना, फिर वो बाजार में चली गई चीज़ें, फिर बाजार में इस तरह चली गई कि फिर वो आदिवासियों के हाथ से बहुत दूर चली गई। इसी चिंता को व्यक्त करती हैं कि तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तलों भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। तुम्हारे हाथों से बने पत्तल भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। कैसी विडंबना है कि जमीन पर बैठी बुनती हो चटाइयाँ और पंखा बनाते टपकता है तुम्हारे करियाए देह से टप 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 पसीना। ये एक बिंब है, एक इशारा है कि जो जिस चीज़ को निर्मित कर रहे हैं उसी पे उनका कोई हक बचा हुआ नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि जब कर रही होती हो तुम दातून, तब तक कर चुके होते हैं सैकड़ों भोजन पानी तुम्हारे ही दातून से मुंह हाथ धोकर। जिन घरों के लिए बनाती हो झाड़ू, उन्हीं से आते हैं कचरे तुम्हारी बस्तियों में। खबर धरती पर रहते कितनी सीधी हो बहामुनी, कितनी भोली हो तुम कि जहां तक जाती है तुम्हारी नज़र वहीं तक समझती हो अपनी दुनिया। जबकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी दुनिया जैसी कई कई दुनियाएं शामिल है इस दुनिया में। नहीं जानती कि किन हाथों से गुजरती तुम्हारी चीज़ें पहुंच जाती हैं दिल्ली, जबकि तुम्हारी दुनिया में बहुत दूर है अभी दुमका भी। तो वस्तुएं उनके हाथों से निकलकर बाजार में पहुंच जाती हैं और बाजार में वो मुनाफा कमाने लगती हैं, और जो आदिवासी उत्पादक है उसका जीवन जस का तस रह जाता है। यानी उसके साथ जो एक आर्थिक षड्यंत्र होता है उस षड्यंत्र की ओर कवयित्री संकेत कर रही है। इसी तरह बिटिया मुर्मू के लिए उन्होंने जो कविताओं की श्रृंखला लिखी है उसमें कैसे स्त्रियों को बरगलाकर, आदिवासी स्त्रियों को बरगलाकर सभ्य समाज के लोग उनके शोषण का रास्ता प्रशस्त करते हैं, उसको वो दर्शाती हैं कि वे दबे पांव आते हैं तुम्हारी संस्कृति में, वे तुम्हारे नृत्य की बड़ाई करते हैं, वे तुम्हारी आंखों की प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं। वे कौन हैं? सौदाकर हैं वे, समझो, पहचानो उन्हें बिटिया मुर्मू, पहचानो। पहाड़ों पर आग वे ही लगाते हैं, उन्हीं की दुकानों में तुम्हारे बच्चों का बचपन चित्कारता है, उन्हीं की गाड़ियों पर तुम्हारी लड़कियां सब्ज बाग देखने कलकत्ता और नेपाल के बाजारों में उतरती हैं। नगाड़े की आवाज़ें जितनी असमर्थ बना दी गई हैं, जाने उसे। एक ज़माने में उनका जो वाद्य था वह कितना ताकतवर था, लेकिन आज वह कितना असमर्थ बन गया है। एक कविता का और जिक्र करेंगे, पहाड़ी स्त्री।